सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की खबरों के साथ हम हाजिर हैं। एक बार फिर अगले 1 घंटे तक देश दुनिया की बड़ी खबरों पर होगी विस्तार से बातचीत। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बजट पर चर्चा चली 2 दिन और विपक्षी दलों ने एक तरफ सरकार पर आरोप भी लगाए और कुछ सवाल भी थे, और इन आरोपों और सवालों का सिलसिलेवार तरीके से आज वित्त मंत्री ने बजट की चर्चा पर जवाब देते हुए एक एक कर गिनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बजट में राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, तो उसका उन्होंने सिलसिला शुरू करा 2004 से लेकर 2014 तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों के साथ ये बताया कि किस तरह से 2004 से लेकर 14 तक कितने राज्यों के नाम नहीं रहे हैं यूपीए के बजट में। क्या इसका मतलब ये है कि उन राज्यों को बजट से कुछ मिला नहीं? साथ ही उन्होंने उन सवालों के भी जवाब दिए जो लगातार विपक्ष के नेता ने उठाए लोकसभा में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हलवा प्रक्रिया, जो कि एक तरह से एक लंबी प्रक्रिया चली आ रही है, और किसने इस प्रक्रिया को फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर शुरुआत की, इस पर भी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही संवेदनशील है और एक ऐसा मसला है जिसको कि आप बहुत हल्के में और मजाक के तौर पर नहीं कह सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने आंकड़ों के साथ और राज्यवार आंकड़ों के साथ इन बातों को रखा कि किस तरह से इस देश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिलाओं, शहरी विकास और तमाम क्षेत्रों में बजट का आवंटन साल दर साल, यानी कि पिछले 10 साल में एनडीए के दौर में कितना बढ़ा है, इसका भी उन्होंने लेखा जोखा आज सदन में दिया। इसी के साथ कई ऐसे सवाल के तीखे जवाब भी दिए जिस पर होगी विस्तार से चर्चा। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून था वो अब और सख्त हो गया है। क्या है सजा और जुर्माने के प्रावधान, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा 2047 तक विकसित भारत बनाना सरकार का लक्ष्य, भौगोलिक विकास के हिसाब से तैयार किया गया बजट। बजट में विपक्ष शासित राज्यों की अनदेखी के आरोप को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा किसी राज्य का नाम न लेने का मतलब ये नहीं कि उसे नहीं मिला पैसा। विपक्ष पर संसदीय, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य स्तंभों पर हमले का लगाया आरोप। वित्त मंत्री ने महंगाई पर कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा यूपीए काल में डबल डिजिट में होती थी महंगाई दर, कांग्रेस आई, महंगाई लाई का रहा हमेशा रिकॉर्ड। बजट 2024 में सभी क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों का रखा गया ध्यान। प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के बजट पश्चात सम्मेलन को किया संबोधित। कहा देश जल्द ही बनेगा विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत का विकास और स्थिरता वर्तमान की अनिश्चित दुनिया में एक अपवाद। अनुराग सिंह ठाकुर और राहुल गांधी के बीच लोकसभा में तीखी नोकझोंक। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को बताया ओबीसी आरक्षण का विरोधी। कहा राहुल के लिए ओबीसी का मतलब ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 100 से ज्यादा की मौत। बचाव अभियान में सेना कर रही है मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर नकेल की तैयारी। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा से पारित। नए कानून में अपराध के दायरे और सजा का विस्तार। फंडिंग करने पर होगी सजा। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में एक और पदक। मनु भाकर, सरबजोत सिंह की जोड़ी ने देश को दिलाया कांस्य। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर मनु ने रचा इतिहास। बजट पर चली लंबी चर्चा का लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ सरकार की प्राथमिकताएं, उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों का आंकड़ों की धार पर पलटवार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है और यह आगे भी जारी रहेगी।
आम बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ सरकार की प्राथमिकताएं और उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विपक्ष के आरोपों का भी विस्तार से जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने आम बजट 2024 को विकसित भारत की दिशा में पहला कदम बताते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। ये बजट पूर्व की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। We shall all work together to build a Viksit Bharat by the year 2047. I am extremely humbled by the trust faith. I am extremely humbled by the trust vested in me by Honorable Prime Minister, and it encourages me to work even harder to attain government's vision of Viksit Bharat. वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में कृषि मंत्रालय के लिए 21,934 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2024-25 में 5 गुना बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपए हो गया। साथ ही 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के जरिए 3.24 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने वाली कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। एमएस स्वामीनाथन के रिपोर्ट को दरकिनारे कर दिया यूपीए गवर्नमेंट ने 2007 में। फिर 2004 मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस ले आएंगे, मगर सचमुच में पीएम फसल बीमा योजना ले आने वाले कौन है सर? हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा इट वुड एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, मगर किसान सम्मान निधि 2019 में ले आने वाले कौन है सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी they can go on shedding crocodile tears about farmers, कोई implementation में कुछ नहीं किया, several decades कुछ भी नहीं किया। विपक्षी सांसदों के सहकारी संघवाद को लेकर उठाए गए सवालों पर वित्त मंत्री ने साफ किया, बजट में अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा। 2004-2005 के बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था, तो क्या यूपीए सरकार ने उन 17 राज्यों का पैसा रोक दिया था? 2004-05 बजट did not take the name of 17 states. I like to ask the UPA government members at that time, did money not go to those 17 states? Did they stop it? Then if they stopped it, they have every business to ask this question. I presume they didn't stop money going to those 17 states because they didn't name it. So when it is one thing for them, it's all right. When the same thing happens somewhere else, no, it's not all right, you've deceived. 17 states were not named in 2004-05. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के खर्चे में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर खर्च बढ़ाया है। वहीं महिला और लड़कियों के विकास पर सरकार का फोकस है। साथ ही सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए बजट में बड़ा आवंटन किया है। विकास के कामों में खर्च बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर भी फोकस किया गया है। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। आज बजट की चर्चा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर आंकड़ों के साथ विपक्ष को एक तरह से आईना दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक तरफ उद्यमियों और जिस तरह से अग्निवीर को लेकर एक छवि खराब करने की कोशिश की है विपक्ष ने, उस पर भी विपक्ष को घेरा। इसी के साथ हलवा सेरेमनी में ओबीसी, एसटी और एससी के अफसरों को लेकर जो कांग्रेस ने राहुल गांधी ने सवाल पूछा, उस पर भी वित्त मंत्री ने पलटवार किया। आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दिए, तो वहीं अग्निवीर, संसदीय मर्यादा और देश के उद्यमियों को बदनाम करने के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर भी नजर आईं। हलवा सेरेमनी में शामिल अफसरों में कितने एससी, एसटी, ओबीसी के हैं,
इससे संबंधित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि कर्तव्य निभाने वाले अफसरों को नीचा दिखाना सही नहीं है। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी है, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूं, इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, इट्स अ शेम। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमी भारत का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी धन सृजन करने वालों के खिलाफ साजिश की जा रही है। ऐसी छवि बनाई जा रही है कि भारतीय संस्थानों में विदेशी निवेश सुरक्षित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी को मिलकर इस साजिश से लड़ना होगा। साथ ही उन्होंने अग्निवीर के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी विपक्ष पर प्रहार किए। As a part of a conspiracy, sir, this strength of the army is being challenged. Whatever is happening today regarding Agniveer is a part of this conspiracy. I'm afraid to say this. Negativity is being spread in society towards all those who do business. And this hatred for business and wealth creators is spilling everywhere. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, sir. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ सालों में स्वरोजगार के लिहाज से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हम इस बजट में यूथ के लिए 5 ऐसी स्कीम का युवा पैकेज लाए हैं जिसमें स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सब हैं। वित्त मंत्री ने यूपीए के 10 साल में रोजगार का आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि गलत प्रचार बंद। वित्त मंत्री ने यूपीए के 10 साल में रोजगार का आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि गलत प्रचार करना बंद करें, डेटा आपके खिलाफ है। SBI research report which was released in July 2024 said India created 12.5 crore jobs between 2014 and 23 compared to only 2.9 crore during the UPA 10 साल। 2.9 करोड़ यूपीए के 10 साल में, मगर अभी 12.5 करोड़ हमारी 10 साल में। सर, सो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बार बार गलत फहमियां प्रचार करना ये छोड़ दें, क्योंकि डेटा उसके खिलाफ है। महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के समय यूपीए सरकार के नाम रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हैं। इनकी महंगाई के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई, महंगाई लाई, ये इनका रिकॉर्ड है। India's inflation between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%, so UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा से वित्त विधेयक पारित हो गया और आम बजट को मंजूरी मिल गई। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दुनिया भर के निवेशक उत्सुकता से भारत की ओर देख रहे हैं। घरेलू निवेश में भी जिस तरह से बढ़ोतरी देखी जा रही है, घरेलू उद्योग को आगे आकर इन सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विकसित भारत की ओर यात्रा विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ के बजट पश्चात सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है और वह राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि भारत 8% की दर से वृद्धि कर रहा है और वह दिन दूर नहीं जब देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की निष्ठा, भारत का निश्चय, भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश
पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है। वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए। ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। ग्लोबल गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ में आज भारत का शेयर 16% हो गया है। और आप ध्यान दीजिए, भारत ने ये ग्रोथ तब हासिल करके दिखाई है जब पिछले 10 साल में इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमईज पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। इस बजट में जिस 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई है, चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है। इसका सीधा लाभ 4 करोड़ से अधिक युवाओं को मिलने का। ये पीएम पैकेज होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये टुकड़ों में नहीं है, ये इंटरलिंक है, एंड टू एंड एक सॉल्यूशन है। हमारे युवाओं की स्किल बढ़े, उनका एक्सपोजर बढ़े, उन्हें आसानी से रोजगार मिले। इसके लिए हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले आप जैसे जो लोग हैं, उनको लार्ज स्केल पर इंसेंटिव मिले, इसका भी हमने ध्यान रखा है। हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। तो सीआईआई के पोस्ट बजट सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के निवेशक भारत की तरफ उत्सुकता से देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर बजट के बाद जब बजट पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के कई ऐसे सवाल और आरोप रहे सरकार पर, जिसका आज गिन गिन कर कहें या फिर यूं कहें आंकड़ों के साथ धारदार तरीके से वित्त मंत्री ने उनका जवाब दिया है। इसी पर आज हमारा विशेष भी आधारित है। बजट चर्चा वित्त मंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष पर किया पलटवार। 2 बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल पद्मनाभन, वरिष्ठ आर्थिक मामलों के पत्रकार। अनिल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह, आप सीईओ ईग्रो और एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर चरण सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका रुख करेंगे अनिल जी, और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हमने 2 दिन की चर्चा में देखा, कई बड़े सवाल उठे और बजट के दिन से ही ये सवाल उठा कि राज्यों की अनदेखी की गई है इस बजट में। यहां से शुरू होकर यात्रा, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तक पहुंची है। आज वित्त मंत्री ने जो जवाब दिया वो देश की क्या तस्वीर सामने रखती है इस बजट के साथ?
वित्त मंत्री का जो जवाब है वो एक तरीके से बजट के समीक्षा है। तो उन्होंने जो बजट में ऐलान किया, वो आर्थिक मुद्दे जो देश के सामने रखे, उसी की व्याख्या की उन्होंने, और साथ में जो आलोचना की विपक्ष ने, उसका एक बड़ा कड़ा सा जवाब दिया। मतलब वित्त मंत्री का ये ऐसा रुख हम प्रॉब्ली पहली बार देख रहे हैं संसद में। बड़े आक्रामक तरीके से वो उन्होंने आक्रमण किया विपक्ष पर। और ध्यान रखना चाहिए, इस बजट के ऐलान के बाद बड़े से बड़े विशेषज्ञ इसकी आलोचना नहीं कर पाए, क्योंकि एक दो मुद्दों को छोड़ के ज़्यादातर ये बजट प्रो ग्रोथ और एंटी इन्फ्लेशन है। तो किसी भी तरीके से देखें तो इसमें मतलब ग्रोथ के बड़े संकेत हैं और निवेश के प्रोत्साहन के बड़े बड़े इन्होंने ऐलान भी किए। और सबसे बड़ा मुद्दा था जॉब्स का, जो उन्होंने, उसमें एक बारीकी है, खाली जॉब क्रिएशन ही नहीं, जो कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब स्किल पर भी उन्होंने इस बजट ने काफ़ी मतलब ध्यान दिया है। तो किसी तरीके से देखें, इसकी आलोचना करना आसान नहीं है, और ये सामने हमें विपक्ष का जी की जो आलोचना थी उसमें नज़र आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद वित्त मंत्री ने वो एक बहुत ही आक्रामक तरीके से जवाब दिया, और वही उन्होंने उल्लेख किया कि इस बजट का फंडामेंटल मुद्दा है ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स। डॉक्टर चरण सिंह, पूरा बजट आपने भी अभी तक देखा होगा विस्तार से, जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, और पोस्ट कोविड कई ऐसे क्षेत्र रहे भारत के लिए जिनमें नई जान फूंकने की जरूरत थी। ये वास्तविकता है, विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं ने उसको झेला है। क्या आज आप देखते हैं पोस्ट कोविड के दौर में जब भारत बेहतर कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था के साथ, साथ ही साथ विश्व के लिए एक आकर्षण है निवेश की दृष्टि से, ऐसे में जब देश का विपक्ष इस तरह की बातें करता है और प्रधानमंत्री एक बड़े सम्मेलन में होते हैं जहां देश की एक तरह से एक मजबूत तस्वीर रख रहे हैं, तो ये क्या विरोधाभास है और ये कितना नुकसान पहुंचाता है भारत जैसे देश को? देखिए, एक बात क्लियर है, हम लोग खुद ही नहीं, भारत में जो अर्थशास्त्री हैं हम ही लोग नहीं, विदेश में IMF ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, OECD ले लीजिए, वो लोग भी कह रहे हैं कि देश इस टाइम पे, भारत देश सबसे तेज गति से आगे बढ़। इसका मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और बाकी के देश भी प्रगतिशील हैं पर मीट नहीं कर पा रहे। करीब 3 वर्षों से ईग्रो फाउंडेशन के, आपको पता है मैं उसका CEO हूं, वहां पर भी हम लोगों ने पेपर्स लिखे हैं जहां पर हमने कहा है कि भारत इकलौता देश है कोविड के दौरान जिसने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, और इकलौता देश है, इतना लोग हमारे पे कह रहे थे कितनी यार डेथ हो जाएंगी, इतने गरीब रेखा से नीचे आ जाएंगे, पर हम लोगों ने आत्मविश्वास के साथ कुछ स्कीम चलाई, खाने पे, दवाइयों पे कुछ स्कीम चलाई, और जितने भी स्टिमुलस दिए वो हमने किस तरीके दिए, इमीडिएट जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अगले वर्ष, उससे अगले वर्ष, इस तरीके की स्कीम चलाई। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है, मनी सप्लाई, और उस कारण इन्फ्लेशन वो उतनी तेज गति से नहीं बढ़ी, जबकि विदेशों में जब उन्होंने स्टिमुलस दिखाया और एक दूसरे से दौड़ लगी हुई थी, कौन आगे करेगा, कौन ज्यादा करेगा, उस टाइम पे हम लोगों ने नियमित रूप में नाप कर हमने स्टिमुलस दिया। हमारे पास बोझा भी नहीं पड़ा, डेट भी नहीं बढ़ा, फिस्कल डेफिसिट भी हाथ से बाहर नहीं गया, इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री आज भी कह रहे थे, और ईग्रो फाउंडेशन के आप अगर वर्किंग पेपर्स देखेंगे उसमें हमने भी कहा है कि जो फिस्कल पॉलिसी प्रूडेंस, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वित्तीय नीति अडॉप्ट की गई, वो दुनिया भर में एक मिसाल है, और उसको दुनिया मान रही है कि इंडिया ने कोविड के दौरान और उसके बाद किस तरीके लोगों को गरीबी रेखा में गिरने से बचाया। और वही स्टडी IMF में हुई, वर्ल्ड बैंक में हुई, कि इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे जाने से कितने लोगों को बचा लिया।
और रोजगार भी प्रदान किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया कि राशन 80 करोड़ लोगों को दे दिया। एक टेंशन ये खत्म हो कि खाना हर एक को मिल जाए, कम से कम उतनी सेहत बनी रहेगी। तो जो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी है इतना नाप तोड़कर साथ चली, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया और लोगों को गरीबी रेखा। अभी बात आ गई एम्प्लॉयमेंट। अभी जब पूरा देश बंद था उस टाइम पे फिक्र था, पर अगर आप देखें इस बजट में किस किस भिन्न भिन्न तरीके से एम्प्लॉयमेंट और जैसे अभी अनिल जी ने कहा एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल और रोजगार दोनों को उपलब्ध कराने की स्कीम बनाई है। जो इनकी स्कीम एम्प्लॉयमेंट की बजट में अनाउंस हुई, जिसमें 500 कंपनियों को साथ मिलाकर और प्राइवेट सेक्टर को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वो भी अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। तो किस तरीके 500 कंपनियों का CSR यूटिलाइज करके उनको एक किस्म का एनकरेज करके, कुछ को स्टाइपेंड, कुछ को सैलरीज दे के, जिस तरीके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो तो अगेन मैं सोचता हूँ दुनिया भर में एक नई मिसाल है। कैसे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलके, कैसे सरकार प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो उस निगाह से एम्प्लॉयमेंट पे भी अच्छी सॉलिड अटैक हो रही है। जी अनिल जी, बड़े सवाल रोजगार को लेकर ही हैं और जिस तरह से इस बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ स्किलिंग पे बहुत ज्यादा जोर है, तो क्या आपको लगता है कि जब विपक्ष ये कह रहा है, इन पर सवाल उठा रहा है, अग्निवीर पर अगर राजनीतिक हमले करता है उस पूरे उस पहल को लेकर, तो वहीं उद्योगों पर भी जो सवाल उठा रहा है, क्या ये एक तरह से लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की ग्रोथ को एक नुकसान पहुंचाने वाले तमाम ये बड़े आरोप दिख रहे हैं? रितु जी, विपक्ष का जो धर्म है ओपोज करना है, तो उनसे आप आलोचना ही एक्सपेक्ट करिए, लेकिन आलोचना में कोई मतलब क्या देश के लिए इतनी नकारात्मकता सही होगी? अनिल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप आलोचना करते हैं तो क्या वो आलोचना देश के विकास की उस गति पे असर देने लग जाए? क्योंकि जब हम बात MSME सेक्टर की कह रहे हैं या तमाम और सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में भी ये बजट काफी बेहतर माना जा रहा है। अगर आपके देश में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तभी निवेशक आकर्षित होंगे। रितु जी, आप जो कह रही है बिल्कुल सही है। जब आप आलोचना करते हो उसकी भी एक सीमा होती है। विपक्ष की विडंबना ये है कि वो सीमा में नहीं रहते, और जब वो सीमा के बाहर से जो आलोचना कर रहे हैं, एंड काफ़ी तो गलत मतलब फेक न्यूज़ की तरह आलोचना कर रहे हैं, उसमें जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। जो दुनिया से देख रहे हैं, जो देश के अंदर से निवेश के इरादे से चल रहे हैं, उन सब में एक तरीके से एक संकोच पैदा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही देश की तरफ, देश के हित में नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक डेमोक्रेसी में आलोचना की एक जगह है, लेकिन आलोचना की सीमा है। जैसे गवर्नेंस की एक सीमा है, हर चीज़ की एक सीमा है एक लोकतंत्र में। तो उसका आदर करना चाहिए विपक्ष को। मतलब सरकार को कचरे पे लेके आना चाहिए असली मुद्दों पर। जैसे आपने बोला अग्निवीर, आप उठा रहे हो बजट में मुद्दा कि अग्निवीर में पेंशन नहीं दे रहे। ये सभी जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम में पेंशन नहीं है, तो इसमें एलोकेशन होगा ही नहीं। अगर आप उठाएं मुद्दा कि पेंशन दिया जाए तो हम मान सकते हैं। तो आप ऐसे करके एक एक करके देखेंगे तो सारे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही फैक्ट्स से रिलेटेड नहीं है। मतलब जैसे मैंने कहा, ये आलोचना सीमा के बाहर है। तो इसको विपक्ष को ध्यान रखना होगा। एक लोकतंत्र में अपना एक रोल है, उसको निभाना पड़ेगा, और देश का हित हर टाइम सोचना पड़ेगा। जो अंग्रेजी में PM अक्सर कहते हैं, इंडिया फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का विस्तार से चर्चा करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालांकि हर सवालों का एक तरह से आंकड़ों के साथ जवाब दिया और साथ ही साथ एक तरह से पलटवार भी करा, जिसमें उन्होंने हलवा सेरेमनी तक को भी उसका भी जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एक भावुक और एक ऐसी सेरेमनी है जिसको लेकर इतने हल्के में बात करना विपक्ष को शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज़ नाइट में।
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आवियो। हाँ, सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। देश में कर सुधार की व्यवस्था लगातार जारी है। पिछले कई बजट में वित्त मंत्री ने केवल कर व्यवस्था का सरलीकरण किया है, बल्कि आयकर रिफंड की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया और तेज गति दी है। इसके परिणाम भी अब नजर आने लगे हैं। गुजरात के एक करदाता को रिटर्न भरने के सिर्फ 2 घंटे में ही रिफंड मिल गया। अपने क्लाइंट को 2 घंटे के भीतर रिफंड मिलने से उत्साहित सीए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने अनुभव को साझा किया। देश में कर सुधार की व्यवस्था लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसके लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान कई ठोस कदम उठाए हैं। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उसमें अगले 6 महीनों में आयकर कानून की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है, ताकि इसे संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाया जा सके। बजट में व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर स्लैब दरों को नई कर व्यवस्था के तहत युक्त संगत बनाया गया है। इसके अलावा मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं द्वारा योगदान की सीमा को वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार इन उपायों से व्यक्तिगत करदाता को 1,75,000 रुपए की राशि मिलेगी। ये कदम नई कर व्यवस्था को और लोकप्रिय बनाएगा। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. पिछले कई बजट में वित्त मंत्री ने न केवल कर व्यवस्था का सरलीकरण किया, बल्कि आयकर रिफंड की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया और तेज गति दी। इसका नतीजा ये रहा कि लोगों को रिटर्न भरने के कुछ ही दिनों में अपना रिफंड मिलने लगा है। गुजरात के एक निवासी को सिर्फ 2 घंटे के भीतर रिफंड मिल गया। मैंने
क्लाइंट का रिटर्न फाइल किया और ऑफिस बंद करके हम लोग शाम को 6 बजे घर गए। रात को 8 बजे उनका मैसेज आ गया कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड मिल गया है, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। ये मेरे लिए और मेरे क्लाइंट के लिए बहुत ही आनंद वाली और आश्चर्य वाली बात थी। पिछले सालों में रिफंड के लिए टैक्स पेयर को इतनी दिक्कतें होती थी कि रिफंड लेने में कई बार महीने या सालों लग जाते थे। उनके रिफंड के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में भी बहुत एरर्स आती थी। ये सब अब पास्ट हो गया है और माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों की अथाग मेहनत और वड़ा प्रधान श्री के दिशा निर्देश से ही ये संभव हो गया है। अपने क्लाइंट को 2 घंटे के भीतर रिफंड मिलने से उत्साहित एक सीए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने अनुभव को साझा किया। सीए ने बताया कि पहले की कर व्यवस्था इतनी जटिल और तकलीफदेह थी कि रिफंड के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था। हाल के वर्षों में ये सभी दिक्कतें दूर हो गई हैं और आयकर विभाग के पारदर्शी कदमों के कारण ये संभव हो पाया है। इससे न केवल लोगों का समय बच रहा है बल्कि गैर जरूरी लाल फीताशाही से मुक्ति भी मिल गई है। देश में अब विश्व स्तरीय प्रभावी कर व्यवस्था लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बात से खुशी है कि विकसित देशों जैसी कर व्यवस्था अब भारत में भी लागू हो गई है। उल्लेखनीय कर सुधारों के साथ इस साल का बजट एक अधिक गतिशील और न्याय संगत आर्थिक परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करता है, जो नए अवसरों को खोलने और सभी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार राहुल गांधी के भाषण पर जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने बजट हलवा के जरिए सरकार पर निशाना साधा तो इस पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के संसद में आम बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए भाषण का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया मंच पर साझा किया। पीएम ने अनुराग ठाकुर के भाषण को तथ्य और हास्य का आदर्श मिश्रण बताते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ ही लोकसभा में आम बजट पर चर्चा संपन्न हो गई है। मंगलवार को इससे पहले लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। सपा मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर यूपी की अनदेखी का आरोप लगाया। आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए अनुराग ठाकुर ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया। पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया और दूसरे जो एनजी उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी। चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। RG1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा? सर जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उधर राज्यसभा में बजट चर्चा में नेता सदन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने बजट की तारीफ करते हुए मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों की चर्चा की। यह बजट इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बजट है, इकोनॉमिक रेजिलियंस का बजट, दूरंदेशी भी है और
वर्तमान की परिस्थितियों से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और उसको एड्रेस करने वाला बजट है। गौरतलब है कि बुधवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में केरल की वायनाड घटना का मुद्दा उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वायनाड घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता देने और युद्ध स्तर पर बचाव कार्यों को गति देने की बात की गई। राज्यसभा में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और राहत के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में केरल की वायनाड घटना का मुद्दा उठा। राज्यसभा में सभापति ने वायनाड हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हादसे पर मिलकर काम कर रहे हैं। This is a very painful situation. Several people have lost their lives in a calamity, and state government and the central government are acting in tandem and togetherness. We are distressed by the landslides in parts of Kerala. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वायनाड घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता देने और युद्ध स्तर पर बचाव कार्यों को गति देने की बात की गई। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और राहत के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से सेना के सहयोग लेने की मांग रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए पहुंचाई जा रही है। जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए। हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें। वो सारी चीजें की जा रही हैं। We really want the indulgence of the government of India, especially the help of the ministries like Defense, Home and Finance. Already there are amounts pending in disaster fund. उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन लाई गई है, जिससे सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके, साथ ही किसान की लागत भी कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रिवर लिंकिंग परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। वहीं किसानों को सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है, ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। दूसरी ओर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जिसमें सदन को जानकारी दी गई कि देश में HIV बीमारी पूरी तरीके से नियंत्रण में है और इसके लिए सरकार मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। वहीं एक और प्रश्न के जवाब में बताया गया कि विदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बिजनेस बढ़ा है और इस मामले में बैंक शाखाओं में भी वृद्धि हुई है। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान,
तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। केरल के वायनाड में बारिश अपने साथ एक बहुत बड़ी आफत लेकर आई है। इलाके में भारी मात्रा में हुई बारिश के बाद भूस्खलन के कारण अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। कीचड़ में धंसी जिंदगियां, ताश के पत्तों की तरह बहते पुल, गाड़ियां, मकान और दुकान। प्रकृति का ये रौद्र रूप केरल के वायनाड में दिखा, जिसके सामने सब बेबस नजर आए। देखते ही देखते एक पूरा इलाका आफत की बारिश में समा गया। हर तरफ तबाही का मंजर फैल गया। वायनाड जिले में मेम्पाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अपनी सुंदरता के लिए पहचाने जाने वाले गांव मुंदकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुजा अब भूस्खलन की वजह से उदासी के समंदर में डूबे हुए हैं। वैसे तो बारिश पिछले 2-3 दिनों से हो रही थी, लेकिन भारी मात्रा में अचानक हुई बारिश से मिट्टी कटती चली गई। राहत बचाव अभियान में सेना की भी मदद ली जा रही है। सेना की 122 इन्फेंट्री बटालियन मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जुट गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के अलावा राज्य सरकार ने भी प्रभावित इलाकों में पुलिस और अग्निशमन बल से आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं। हमारी टीम ने जाते ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था तत्परता से शुरू किया। अभी भी हमारी टीम वहां पर लगी हुई है। जहां तक सिचुएशन का सवाल है, सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, पर एक प्रॉब्लम वहां पर और हुई है कि जो वहां का लोकल ब्रिज था वो ब्रिज टूट गया है, जिसके कारण राहत कार्य में कुछ हमको अड़चन आ रही है। भूस्खलन में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, मगर बारिश के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि जो लोग भूस्खलन में मारे गए हैं, उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस इलाके में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश के रुकने की भी संभावना कम ही नजर आ रही है। केरल में स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल केरला में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। और आपका केरला में खासकर त्रिशूर जिला में आपका 34 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया था। सेंट्रल केरला में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रहेगी, जिसके चलते 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर भूस्खलन प्रभावित वायनाड के हालात का जायजा लिया। उन्होंने विजयन को स्थिति से निपटने के लिए केरल को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र सरकार इस आपदा से पीड़ित लोगों के लिए हर संभव मदद कर रही है। NDRF, सेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा, पुलिस और स्थानीय इमरजेंसी रिस्पांस टीम के 300 से अधिक बचाव कर्मियों को बचाव और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया है। उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24/7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।
केरल के आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। केरल के कुछ दूसरे इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल सरकार ने मंगलवार और बुधवार को राज्य में आधिकारिक शोक की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, ए सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है। बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है कैसे गुड़िया स्कूल में आती, कैसे गांव गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हैं, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहराता, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता है, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सब को संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता है। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून को और सख्त बना दिया है। मंगलवार को विधानसभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ संशोधित विधेयक पारित किया गया और इसके जरिए 2021 के धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है। दरअसल सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। संशोधित कानून में लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है और कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट। आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और बमुश्किल जमानत। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। संशोधित कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी को धर्म परिवर्तन के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है या उसकी तस्करी करता है तो अपराध अत्यंत गंभीर श्रेणी में आएगा और ऐसे मामलों में 20 साल कैद से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति इस कानून के उल्लंघन पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि 2021 के कानून के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार ही धर्म परिवर्तन के मामले में FIR दर्ज करा सकते थे। आज का दिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसी बेटियों और उनके माता पिता के लिए एक बहुत सुखद खबर बन करके आया है। उनके माता पिता के हृदय की पीड़ा की वेदना की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिनकी सरकार के लिए धर्म परिवर्तन एक बड़ा मसला था, जिसका एक तरह से नया रास्ता निकाला गया है संशोधित विधेयक को पारित करके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और अब बात खेल की। भारत ने पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के मुकाबले में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया। इसी के साथ मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरबजोत सिंह से फोन पर बात करके बधाई दी है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के नए राज्यपाल बन गए हैं। उन्हें श्रीमद शंकरदेव कलाक्षेत्र सभागार में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय विष्णु ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि पूर्व यूपीए सरकार 2014 में एक कमजोर अर्थव्यवस्था छोड़कर गई थी। यूपीए के समय में राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, विकास दर कम थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश के तोश में बादल फटने से भारी नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया तोश क्षेत्र का निरीक्षण। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए 320 नई ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों के मामले पर ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है।